सावधान यात्रा के बाद से हम लोगों ने संगठन की समीक्षा करना चालू किया है और अपने संगठन के विस्तार को देखते हुए पूरे विधानसभा को हम लोगों ने 60, 65, 70 सेक्टर में बांट दिया है। 3-3 बूथ को हमने बांटा हुआ है और इस समय बूथ का गठन का कार्य चल रहा है। ये कोई सभा, कोई जनसभा या कोई जनचौपाल नहीं है। ये मूल तौर पर संगठन का विस्तार देने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और हर कार्यकर्ता को 6 बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी और उस कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होगी कि उसी 6 बूथ पर रह करके जातिगत जनगणना भी करे, जो हम लोग मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा करके हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके साथ साथ पार्टी का बूथ स्तरीय संगठन भी तैयार कराएंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया जा रहा है कि जितने वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनकी राजनीति में पहुंच भी नहीं है, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, जिनका अधिकार लूटा जाता है, ऐसे लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन में जोड़ करके उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। देखा जाए तो अभी कल उपचुनाव होने वाले हैं, मैनपुरी है, रामपुर है। चुनावों को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उपचुनाव तो 3 जगह हुआ है, जिसमें से 2 जगह हमारा प्रत्याशी लड़ा हुआ है। एक जगह हमारा पर्चा खारिज हो जाने की वजह से थोड़ी सी हम लोगों को भी दिक्कत महसूस हुई, लेकिन जो चुनाव ये उपचुनाव का संग्राम चल रहा था, कहीं न कहीं जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, लड़ाई बहुत कांटे की है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी जीतेगी कि समाजवादी जीतेगी, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जिस एरिया में वो चुनाव हो रहा है, क्योंकि उधर हम लोग भी संगठन का काम कर रहे हैं लगातार, वो एरिया समाजवादी पार्टी से वो वंचित वर्ग के लोग त्रस्त हैं। क्योंकि वहाँ बताया जाता है कि अगर खेत से किसानी करके कोई अनाज लेके अपने घर जाता है तो समाजवादी के लोग उसके अनाज को छीन लेते हैं। बच्चियाँ अगर 12-15 साल की हो गई हैं तो बच्चियों को लोग उठा ले जाते हैं। जितने गरीब पीड़ित परिवार के लोग हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो ये सारे आकलन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर रही है। अभी यदि 2022 की बात की जाए तो आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और इस समय आप बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई को सच्चाई के साथ कहना है हम लोगों की आदत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आप लंबे समय से हमारा इंटरव्यू भी आप ले रहे हैं। लगातार आप देखे होंगे कि हर बात को स्पष्ट रूप से हम कहते हैं, क्योंकि हम स्पष्टवादी लोग हैं और वो समाजवादी हैं, हम स्पष्टवादी हैं। हम समाजवाद को स्पष्ट करते हैं, वो समाजवाद को भी अस्पष्ट करके रखे हुए हैं। तो जो सिनेरियो तैयार हुआ है, उस सिनेरियो के हिसाब से मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि जो वहाँ जिसके दम पर समाजवादी जीता करती थी, जीतने के बाद जो दबंगई, जो गुंडई, जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, अन्याय करने का कार्य समाजवादी करती थी, कहीं न कहीं उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। गाँव में कैंपेन करने हम लोग भी गए थे जब हमारा प्रत्याशी लड़ रहा था, तो लोग इस बात को कहते थे कि समाजवादी को तो हम आंख बंद करके भी वोट नहीं देना चाहते। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, सत्ता को तो हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहते हैं। वैसे वहाँ जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि साइकिल का बटन तो हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहते। तो वहाँ दुइये पार्टी लड़ रही है, बीएसपी लड़ नहीं रही थी, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। एक तीसरा ताल हम ठोके थे, अगर हम रहते तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते, फिर जीत का वो स्थिति हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता कि सुभाषपा को जितना वोट मिलेगा उतने से वो लोग जीतेंगे, वो चाहे सपा जीते चाहे भाजपा जीते। अरविंद जी, यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यात्रा उनका हाईटेक यात्रा है और मेरी शुभकामनाएं हैं। उनका यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सकुशल संपन्न हो। भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता थी? ये भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही उसी समय जोड़ दिया था, जब लगभग 563 रियासतें थीं। उनको जोड़ करके एक अच्छे भारत का निर्माण उन्होंने किया था। तो कहीं न कहीं अगर कांग्रेस पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीख लेती, जिस यात्रा को भी हमने छोड़ा है उसी को उठा लेती, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती। बीजेपी सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। बीजेपी का काम है झूठ बोलना है, जनता का काम है झूठ को स्वीकार करना। ये तो झूठ का पहाड़ हो गया है ना। झूठ का पहाड़ कह लिया जाए, झूठ का ट्रेन कह लिया जाए, झूठ का चैन कह लिया जाए, झूठ की जंजीर कह लिया जाए, कुछ कह लिया जाए। तो जनता भी अब आदत बना ली है उनके झूठ को स्वीकार करना, क्योंकि विपक्ष के लोग बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं।
जिसका परिणाम है कि झूठ को वो सच्चाई से बोलते हैं और जनता उसको स्वीकार कर लेती है। उसी का दुष्परिणाम मिल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, थाने पर घुसखोरी बढ़ गई है, तहसील पर घुसखोरी बढ़ गई है, गरीबों के ज़मीन लूटे जा रहे हैं। सारी समस्याएं ये सब जनता के ही द्वारा दी गई चीज़ें हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी रोटेट करके दे रही है जनता को। जनता की व्यवस्था जनता अपने पास रख करके जनता को ही देने का कार्य कर रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि विकास का दावा करना। विकास की तो इनकाउंटर हो गया, पता नहीं विकास कहाँ पैदा हुआ, कहाँ चला गया, ये हमको नहीं दिख पा रहा है। इसलिए जब गांव के गलियों में हम लोग भटक रहे हैं, जब देखा जा रहा है कि हम क्या बताएं, जब जनप्रतिनिधि जैसे लोग अगर एक तो पाइप, जबकि कल विभाग के माध्यम से है कि पाइप जोड़ करके लोगों के घर तक पानी पहुंचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चाहते हैं कि गरीब को पानी मिले। अब बताइए विकास का कैसा दावा है भैया। सरकार कह रही है कि सबके घर को पानी जाए और हमारे माननीय विधायक जी कह रहे हैं ना, खबरदार, पानी नहीं जाना चाहिए। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि जब उनकी सोच इतनी छोटी है तो फिर देश का विकास संभव नहीं है। देश का विकास हो सकता है जिस दिन ये जनता चाह जाएगी। जनता जिस दिन मन मिजाज बना लेगी उस दिन विकास होना चालू भी हो जाएगा और दिखेगा भी। ऐसे ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भी मैं नहीं कहता कि विकास नहीं हो रहा है। जो भी सरकार, मैं भी आऊँगा तो मैं भी कुछ ना कुछ करबे करूँगा। बीएसपी थी, सपा थी, कांग्रेस भी सेंट्रल में रही, बीजेपी है, कुछ ना कुछ कर रही है। वो जो कर रहे हैं उसी को विकास कहते हैं।